हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें पहला सवाल है, त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया गया है मनु भंडारी, गीतांजलि श्री, अज्ञे, मृणाल पांडे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। ध्यान में रखिए कि त्रिशंकु नाम से अज्ञे ने एक निबंध भी लिखा है। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि त्रिशंकु 2 विधाओं में है, निबंध में भी है और कहानी में भी है। लेकिन यहाँ पर कहानी से संबंधित सवाल पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब है वो है मन्नू भंडारी। ठीक है, अगला प्रश्न पे बात करें तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। ऑप्शन दिया गया है पीली आधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, चौखट। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, और देखा जाए तो कई बार लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में कुछ विवादित टाइप के प्रश्न आ जाते हैं जिसमें विकल्प में दो दो ऑप्शन सही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 आंसर सही दिख रहे होंगे, पीली आधी और चौखट। ठीक, पीली आधी प्रभा खेतान का है और चौखट जो उपन्यास है ये द्रोणवीर कोहली नाम के एक उपन्यासकार हैं, उनका है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ए और डी 2 सही जवाब होगा, क्योंकि कई बार इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने ये प्रश्न पत्र ही लिया हुआ है तो इसके ऑप्शन को मैंने चेंज नहीं किया है, क्योंकि इस तरीके का भी प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। कई बार आपको परीक्षाओं में इस तरीके के भी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि डाक बंगला कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास है और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। तो इस ऑप्शन में 2 ऐसे ऑप्शन हैं जो कि नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये मिलान करने वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ रचनाकार का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रचनाकार मिलाइए, जो सबसे पहले आपको रचना आए तुरंत उसके रचनाकार को आप उसकी रचनाओं से मिलान कर दीजिए। जिसमें कि मान लीजिए मुझे आ रहा है श्यामा स्वप्न, जो कि ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसके बाद नरेंद्र मोहिनी जो उपन्यास है। ठीक है, तो नरेंद्र मोहिनी उपन्यास जो लिखा गया है वो है आपका देवकी नंदन का नंबर सी, क का 3। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको तुरंत पकड़ लेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। सी ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है रामवृक्ष बेनीपुरी, रांगे राघव, भगवत शरण उपाध्याय, रासाकृत्यायन। तो पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, काफ़ी ध्यान देने वाला यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है। आमतौर पर हम कहानी उपन्यास के तत्वों को भली भांति जानते हैं, लेकिन यहाँ पर रेखा चित्र के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व नहीं है उसका। ऑप्शन दिया गया है वर्ण विषय, चरित्रोद्घाटन, अभिनेता, उद्देश्य। तो रेखा चित्र का जो इसमें तत्व नहीं है उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिनेता। अभिनेता जो तत्व है वो नाटक का तत्व है। ठीक है, जब आप अन्य गद्य विधाओं को पढ़ेंगे तो उसमें नाटक, अगर प्रमुख गद्य विधाओं को पढ़ेंगे तो उसमें नाटक, कहानी और उपन्यास के तत्वों पर खूब चर्चा की जाती है। रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, इन सब के तत्वों पर थोड़ा कम बातचीत होती है। तो यहाँ पर सही जवाब जो है अभिनेता, यानी कि ये नाटक का है। बाकी जो तत्व हैं ये सब रेखाचित्र के हैं। तो ध्यान में रखिए कि अगर आगामी परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो रेखाचित्र का तत्व आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। देख रहे हैं परीक्षाओं में लगातार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सही नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, उसका युग्म सही नहीं है। ए दिया गया है अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, बी कामना जयशंकर प्रसाद, सी वरमाला गोविंद बल्लभ पंत, डी करबला उदय शंकर भट्ट। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, आप लोगों ने इसका जवाब सही दिया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यानी कि जो करबला नाटक है प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर उदय शंकर भट्ट दिया गया है। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो सभी सही हैं। तो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखिए कि अज्ञातवास किसके द्वारा है, या फिर कामना किसका नाटक है, वरमाला किसका नाटक है, ताकि वन लाइनर क्वेश्चन आए या फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन आए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए एक तरीके से नया प्रश्न होगा। पूछा जा रहा है मुंतर बुत बारीक पुस्तक के लेखक हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां। ठीक, ये आप लोग अगर कॉपी कलम लिए हों तो तुरंत नोट कर लीजिए कि इसके जो इस पुस्तक के लेखक हैं उसका जो सही जवाब है मुंशी सदा सुखलाल है। ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल ने मुंतर बुत बारीक नाम की एक पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है। ठीक है, करबला प्रेमचंद का एक नाटक है। अब वैसे प्रेमचंद को जानते होंगे कि वो कहानी और उपन्यास ज़्यादा उन्होंने लिखा है, इसके अलावा उन्होंने निबंध और नाटक भी लिखे हैं, 2 नाटक उन्होंने लिखा है। तो ध्यान में रखिए, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी उपन्यास इसमें है। पिछले पन्ने की औरतें शरद सिंह, जीना है तो लड़ना होगा वृंदा करात, औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा, खुली खिड़कियां मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका सही जवाब है पिछले पन्नों की औरतें, जो कि शरद सिंह द्वारा लिखा गया है, ये उपन्यास रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिया गया है नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। यहां पर सवाल दिया गया है कि नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन दिया गया है करबला प्रेमचंद, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रतिका कंगन सुरेंद्र वर्मा, अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा एक युग्म अशुद्ध है। तो अभी इससे पहले आपने देखा एक प्रश्न पूछा गया था, उसमें करबला आया हुआ था और जबकि वही असंगत था उस प्रश्न में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक, कई बार क्या होता है परीक्षाओं में आप नए प्रश्नों को देखते हैं तो घबराने लगते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक जवाब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन पेपर को हल कर लीजिए। जो जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि वो इस क्वेश्चन पेपर में ही उसका कहीं आंसर छिपा हुआ हो। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा एक युग्म अशुद्ध है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा डी ऑप्शन, जो है अंजो दीदी। ठीक है, अंजो दीदी जो कि यहाँ पर दिया गया है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है, जो कि क्या है, गलत है। अंजो दीदी आपके यूजीसी एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो इसका जो राइटर हैं वो हैं उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक, तो इस तरीके से आप अन्य प्रश्नों को भी ध्यान में रखिए, उसके आंसर को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक हैं। जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक हैं, कौन है?
ऑप्शन दिया गया प्रकाश चंद्र गुप्त, विवेकी राय, धर्मवीर भारती, अमृत राय। अब जुलूस रुका है तो ध्यान में रखिए कि ये रिपोर्टाज है, हो सकता है कि किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जुलूस रुका है किस विधा में लिखा गया है, तो क्या है ये रिपोर्टाज में, लेकिन लिखा कौन है ये हमें बताना है इस प्रश्न के अनुसार। तो इसका जो सही जवाब है वो है विवेकी राय। ठीक है, कई बच्चे इसका सही जवाब दिए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है तो आप लोगों का जो कमेंट्स है वो बाद में आ रहा है। ठीक है, हाँ सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। जुलूस रुका है, ध्यान में रखिए कि रिपोर्टाज है और विवेकी राय का है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। थोड़ा सा ये प्रश्न लंबा है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से लगातार इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सही नहीं है, असत्य है, अशुद्ध है, इस टाइप से। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज द्वारा लिखा गया है, लोहिया बलराज मधोक द्वारा लिखा गया है, चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है, महायोगी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसमें से हमें एक अशुद्ध चुनना है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना होगा कि अशुद्ध कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो लिखा है कि महायोगी शिव प्रसाद सिंह का है, जबकि नहीं लिखा है। यहाँ पर प्रश्न में भी थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया गया है। महायोगी की जगह उत्तर योगी होना चाहिए, जो कि अरविंद, श्री अरविंद की जीवनी है, उसको शिव प्रसाद सिंह ने लिखा था। ठीक है, तो एक तरीके से एकदम से ये युग्म सही नहीं है, गलत है। तो ये आपके आंसर के दृष्टिकोण से सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है कि डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति है। डायरी साहित्य से संबंधित कमलेश्वर की कृति है। ऑप्शन दिया गया है दिल्ली मेरा परदेश, देश देशांतर, क्या खोया क्या पाया, सैलानी की डायरी। ठीक, तो इसमें कमलेश्वर की कृति कौन सी है वो हमें बताना है, वो भी डायरी विधा से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, देश देशांतर। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन में देखेंगे जो है दिल्ली मेरा परदेश, ये रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है। क्या खोया क्या पाया, रामेश्वर टांटिया ने इसको लिखा है। सैलानी की डायरी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखा गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन को देखते हुए अपने दिमाग में अन्य आंसर को भी बनाते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? ऑप्शन दिया गया है शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, जगदीश गुप्त। तो आपको बताना है कि कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। कई बार क्या होगा कि जल्दीबाजी में आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं को ध्यान नहीं देंगे, तो रामविलास शर्मा को लगाकर तुरंत आप उसको गोला रंग के आराम से बैठे रहेंगे, बाद में पता चला कि नहीं को मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, ये छोटी छोटी बारीकियों को इसलिए मैं बताता हूँ कि इसी की वजह से कई बार जो बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं कि मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, यही सारी चीज़ें। कई बच्चों ने सही जवाब दिया है, इसका सही जवाब है जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त मार्क्सवादी नहीं है, बल्कि क्या है, नई समीक्षा से जुड़े हुए हैं। और बाकी को आप ध्यान में रखिए। शमशेर बहादुर सिंह कवि के रूप में जाने जाते हैं, और वैसे भी मैं हिंदी आलोचना आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हुए होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित यानी कि आत्मकथा किसका है? ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिया गया है बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक, राहुल साकृत्यायन कृत मेरी जीवन प्रवाह जीवन यात्रा, वियोगी हरिकृत मेरा जीवन प्रवाह, आचार्य चतुर्सेन कृत मेरी आत्म कहानी। ठीक है, तो कई बच्चे इसका सही जवाब दिए हैं, और सही जवाब है ऑप्शन ए, जो कि बनारसी दास जैन कृत
लिखा गया अर्ध कथानक। तो ध्यान में रखिए, कई बार परीक्षाओं में अर्ध कथानक ऐसे लिख देता है और यहाँ पर इस टाइप से लिखा है। और आप देखेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र ने इसी से मिलती जुलती एक अपनी खुद आत्मकथा लिखी है, जो कि है अर्ध कथा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, ये दोनों कई बार कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं बच्चों के मन में। हाँ, कई बच्चे इसका ईयर इत्यादि भी लिख रहे हैं और जवाब बहुत ढेर सारे लोगों ने दिया है कि 44 का ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। यानी कि एक ऐसी आत्मकथा इन विकल्पों में दी गई है जो कि कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन दिया गया है, अपनी धरती अपने लोग, जलती हुई नदी, पीर पर्वत, जूठन। ठीक, तो 45 का कमलेश्वर की जो आत्मकथा है वो है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है जलती हुई नदी। अपनी धरती अपने लोग, ये रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। बाकी जूठन आप लोग जानते हैं कि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई एक दलित आत्मकथा है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आगामी परीक्षाओं में, जो परीक्षाओं में आपको शामिल होना है, एक प्रैक्टिस हो रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कथनों से संबंधित क्वेश्चन मैंने खूब अपने चैनल पे अपलोड किया है, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आया, नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। उपयुक्त पंक्ति के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कथन को कहा है। वैसे आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को पढ़ेंगे, चाहे कूटज हो, चाहे अशोक के फूल हो, तो थोड़ा वो हट कर विचार करते हैं और वहीं से ये लिया गया है कोटेशन। अगला प्रश्न है, भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं। काफ़ी ये चर्चित निबंध, भूत के पांव पीछे, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदर्श मिश्र। अब इसमें से बताना है कि किसने लिखा है। सही जवाब, कई बच्चों ने सही जवाब दिया, हरिशंकर परसाई। और हमने रामचंद्र तिवारी की बुक से पूरे निबंध सेक्शन को पढ़ लिया है और आपने जब उसको देखा होगा तो तुरंत आप इसका सही जवाब बता देंगे। कई बच्चे बीच बीच में प्रणाम इत्यादि भी बोल रहे हैं, तो मेरा पहले से ही मानना रहता है कि मैं मन से आप सभी लोगों को प्रणाम नमस्ते करता रह रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग जहाँ भी हों स्वस्थ हों और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हों। मात्र एक एंकर की भूमिका निभाते हुए मैं आप सभी के तैयारी में एक छोटा सा रोल प्ले कर रहा हूँ और आप लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी इस चीज़ को देखकर अच्छा लग रहा है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन दिया गया है, अलका गांधार राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो जब भी आप प्रश्न पढ़िए तो असत्य है, अशुद्ध है, नहीं है, गलत है, इस पे बहुत ही बारीकी से ध्यान रखिए। तो इसमें से कौन सा गलत है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कल्याणी मगध की पटरानी है। ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पटरानी नहीं है बल्कि क्या है? राजकुमारी है वो। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न आ गया। भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, आप देख रहे हैं कि एक ही पैटर्न पर आधारित ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कथन गलत है, कथन असत्य है, कथन नहीं है।
तो भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए भाषा प्रतीक व्यवस्था है, बी भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, सी भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृत है, डी भाषा व्यवहार सामाजिक है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा गलत है, जो आप क्वेश्चन नंबर 49 है। ठीक, तो ये जो ऑप्शन सी दिया गया है, भाषा में प्रयुक्त शब्दों और उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, ये क्या है? गलत है। हाँ, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, वेरी गुड। और आमतौर पर आप देखेंगे कई बार परीक्षाओं में जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वही उसका जवाब होता है, ये तुक्का के लिए है। हाँ, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर आप भी स्वस्थ रहिए। आप लोगों की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ और लगातार आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। और आप जानते हैं कि ये काम मैं अपने पैशन से कर रहा हूँ, ये मेरा शौक़ है। मुझे ईश्वर की कृपा से पैसे वैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों का साथ मिलता रहे। इस चैनल के बारे में आप लोग अपने दोस्तों से भी बताते रहें। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो पीढ़ी मुझसे जुड़ी हुई है, ये अभी पहली पीढ़ी है। जैसे कुछ रिजल्ट्स आएंगे, कुछ लोग सक्सेस होंगे, तो वो फिर इसके बारे में दूसरे से बताएंगे भी। और काम करते रहना है। आप लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, आंसर भी दे रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, वर्ज्य ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है, जिह्वा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती है, जिह्वा की नोक को तालु का स्पर्श करती है, जिह्वा की नोक होठों का स्पर्श करती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उच्चारण स्थान में एक उच्चारण स्थान है वर्ज्य। वैसे हमने कंठ के बारे में पढ़ा, तालु के बारे में पढ़ा, मूर्धन्य के बारे में पढ़ा, ओष्ठ के बारे में पढ़ा, लेकिन कुछ ध्वनियाँ हैं जो थोड़ा सा हट कर हैं। ठीक है, तो अब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ज्य ध्वनियों के उच्चारण में मुख्य तौर पे जिह्वा का अहम रोल है। चारों ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि जिह्वा जुड़ी हुई है। तो इसका जो सही जवाब है, जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न है, काफी छोटा प्रश्न है, लेकिन हो सकता है कि बहुत कठिन भी हो जाए। री ध्वनि है, इसको पूर्वांचल में कई बार ऋषि भी हम लोग पढ़ा करते थे बचपन के दिनों में। यहां पर पूछा जा रहा है कि री ध्वनि है, उक्षिप्त, मूर्धन्य, पार्श्विक, संघर्षी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है मूर्धन्य है। ठीक, जिसको कि मूर्धा भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? वैसे संविधान में आप देखेंगे राजभाषा के तौर पर हिंदी को अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में रखा गया है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हिंदी के बारे में नहीं बात की जा रही है, बल्कि भारतीय भाषाओं के बारे में बात की जा रही है। थोड़ा सा ये प्रश्न घुमा दिया गया है। कई बच्चे 343 इसका आंसर बता रहे हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है 351, अनुच्छेद 351 है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा ये प्रश्न बेटा घुमा दिया गया है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिए। भारतीय भाषाओं की व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 351 में कही गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां अयोगवाह हैं? और चारों ऑप्शन में दिया है। पहला ऑप्शन ए अ आ, बी क ख, सी अंग अह, डी अड़ ढ। अयोगवाह, अयोगवाह जो कि स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं, कई बार वो विसर्ग के तौर पर भी यूज कर लिए जाते हैं। तो अयोगवाह कौन से हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है अंग अह। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जितने लोग देरी से जुड़ रहे हैं उनको मेरे तरफ से नमस्कार, गुड इवनिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए इस समय शादी विवाह का भी सीजन चल रहा है, तो आपको कुछ कुछ म्यूजिक दिखाई पड़ रहे होंगे जो कि मेरे बस में नहीं है। ठीक है, सड़क के किनारे घर है, तो ये कुछ कुछ
लोग अपना खुशी मना रहे हैं, तो उनके खुशियों में भी थोड़ा आप भी शामिल हो सकते हैं। पढ़ते हुए आनंद से हम लोग इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक नया तरीके का प्रश्न पूछा गया है जो कि यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम में है। ठीक है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है। लेखा परीक्षक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ऑडिट। दुरभिसंधि को बोलेंगे कोल्यूजन। सम्मति को कॉन्सेशनस। रिश्वत को ब्राइब। तो अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा गलत है, किसका सही अंग्रेजी और हिंदी सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो लेखा परीक्षक को तो ऑडिट कहते हैं, ये सही है। दुरभिसंधि को भी कोलिजन ये सब कहते हैं, सही है। इसमें जो गलत है वो है सम्मति, ये कॉन्सियसनेस, ये क्या है? गलत है। बाकी रिश्वत, जिसको कि घूस कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको ब्राइब भी कहा जाता है, जो कि सही है। तो बस आपको ध्यान में ये रखना है कि कई बार कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं, उसकी इंग्लिश को भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। खासतौर से ये यूपीजीडीसी में शामिल किया गया है। कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। अगले प्रश्न पर बात करें। ये काफ़ी जाना पहचाना प्रश्न आप लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ हैं। महाप्राण ध्वनियों के बारे में हमें बताना है कि कौन सी महाप्राण ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन दिया गया है क ग च ज। ऑप्शन सी प ब डी ढ ध। तो हमें महाप्राण ध्वनियाँ बताना है, जबकि आप जानते हैं कि किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे जो ध्वनियाँ दूसरे और चौथी होती हैं वो सब क्या होती हैं? महाप्राण होती हैं। तो अब इसमें ध्यान में रखिए कि दूसरा और चौथा कौन सा है। इसका जो सही जवाब है वो है डी ऑप्शन, इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। निम्नलिखित में एक कथन सही है। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष और अघोष दोनों होते हैं, सभी स्वरों में घोषत्व नहीं होता। कुल मिलाजुला कर ये स्वरों पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि इसमें सही कथन कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है कि सभी स्वर सघोष होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, इन सब पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, बहुत पहले अपलोड किया था। आप ज़रूर समय निकाल कर उसको देखिए ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सही जवाब है सभी स्वर सघोष होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है ज्ञानम परम ध्येयम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अहर्निशम सेवामहे, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो हमें बताना है कि आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है 57 का। कई बच्चों ने सही जवाब दिया आंसर बी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये सही जवाब है। वैसे आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी किए होंगे, तो जो सूचना संचार से संबंधित टॉपिक है उसमें आपको ये पढ़ने का मौका मिला होगा। ठीक है, यहाँ पर भी पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। ये थोड़ा सा नया प्रश्न है क्योंकि ये यूपीजीडीसी का पेपर है। हाँ, किसी ने लिखा कि फर्स्ट पेपर में जनसंचार से है, सही बात कर रहे हैं आप, आकाशवाणी से संबंधित। ये भी दूसरा भी जो 58 नंबर का प्रश्न है कुछ इसी टाइप का है। अब ई कॉमर्स का से लाभ क्या है उसके बारे में हमें असत्य कथन बताना है। ऑप्शन दिया गया है नकद राशि की आवश्यकता नहीं होती, दुकान अथवा प्रतिष्ठान तक जाने की आवश्यकता नहीं होती, धन श्रम और समय की बचत होती है, वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि असत्य कथन है। आमतौर पर जो ई कॉमर्स है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। आप सभी लोग भी ऑनलाइन बैठे बैठे कोई ना कोई सामान मंगवाने का अनुभव लिया होगा।
तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें से असत्य कौन सा है। ठीक है, तो असत्य यही है कि वस्तु की भौतिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान घर बैठे हो जाता है। ये क्या है? असत्य है। हम देख लेते हैं कि ये वस्तु है, इसका फोटो ऐसा है, घर मंगवाते हैं, बाद में पता चलता है कि वो ठीक है कि खराब है, घर पर पता चलता है। ये नहीं कि आप ऑनलाइन ही बता लेते हैं कि ये ठीक होगा। तो ये असत्य एक तरीके से कि वस्तु की भौतिक स्थिति, यानी कि उसको आप अपने आंखों से देख रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ मेन इस प्रश्न का था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्दों को आपने सुना होगा। अब पूछा जा रहा है कि संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, इन चारों में से कौन सा अविकारी शब्द माना जाता है? ठीक, तो मैंने हिंदी व्याकरण पे भी काफ़ी वीडियोज बनाई हैं। गुरुदेव अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, कुछ जानकारी लेनी है तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, और जल्दी ही मैं नंबर आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। अभी कुछ मेरे पास सेकेंड मोबाइल नहीं है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के लिए ऑफिशियली तौर पर उसको मैं दे सकूं। इसका जो सही जवाब है अव्यय। हिंदी व्याकरण का जरूर आप लोग एक बार समय निकाल के, आपको विकारी अविकारी वहाँ पर मिल जाएगा। अव्यय का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसका कोई क्षय न हो, जैसे और, तथा, या, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रयों के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो मुनित्रयी, सॉरी मैंने मुनित्रयों पढ़ दिया, मुनित्रयी में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया भर्तृहरि, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? हाँ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, भर्तृहरि। बाकी आप ध्यान में रखिए, कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि त्रयी में कौन शामिल है, तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। अब इनकी रचनाओं का भी नाम ध्यान में रखिए, पाणिनि अष्टाध्यायी, पतंजलि महाभाष्य, ठीक है, और कात्यायन की भी रचना का नाम ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अतिरिक्त इनमें से कौन सी बोली समाहित की जाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि के अलावा कौन सी बोली समाहित है? आपने ऑप्शन देख लिया होगा। खासतौर से अवधि जो पूर्वी हिंदी है, इसमें 3 ही बोलियां शामिल हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बघेली। ठीक है, यानी कि अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, ABC। जब भी आप रात में सोने जाइए एक बार ABC पढ़िए। तो जब छोटे में हम लोग थे तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट पढ़ते थे। अब आपको पढ़ना है A फॉर अवधि, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी। परीक्षा तक पढ़ना है, इसके बाद फिर तो आराम ही आराम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट से प्राप्त नहीं है? ई लर्निंग, ई बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई हार्वेस्टिंग। तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी सेवा है कि वो इंटरनेट से नहीं मिलती है। सभी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसका जो सही जवाब है ई हार्वेस्टिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, शब्द की परिभाषा है। देखने में लग रहा है कि बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन कई बार ये बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। शब्द की परिभाषा है, पद समूह, सार्थक ध्वनि समूह, ध्वनि समूह, ध्वनि। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लगातार 3 प्रश्नों में ध्वनि ध्वनि, 3 विकल्पों में ध्वनि दिया हुआ है। तो शब्द की परिभाषा है सार्थक ध्वनि समूह। ध्वनि समूह तो हो, लेकिन कैसी हो? सार्थक हो। सही जवाब है बी। तो इसका सही जवाब होगा बी, शब्द सार्थक ध्वनि समूह के अंतर्गत है। अगला प्रश्न जो कि काफी चर्चित है और आप लोगों से परिचित भी है, पूछा जा रहा है कि विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है? अब ये भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न आ गया और पूछा गया कि किस आचार्य का ये कथन है। ऑप्शन दिया गया आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, आचार्य लोलट, आचार्य आनंदवर्धन।
सही जवाब है आचार्य वामन। वामन का जब भी मैं नाम लूँ तुरंत आपके दिमाग में गूगल की तरह रीति संप्रदाय पूरा आ जाना चाहिए। वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी थी। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। इनका जो सूत्र है वह है, इनकी जो बुक का नाम है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, ये भी ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न काफी बड़ा है, पहले प्रश्न को देख लेते हैं। और पहले भी वीडियो देखे होंगे, तुरंत इसका आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और प्रमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो हृदय को पर दुख कातर का और पर दुख संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। एक तरीके से ये जो इतना बड़ा आपको पैराग्राफ दिया गया है, ये साहित्य के बारे में कहा गया है और पूछा जा रहा है कि किसका कथन है। मेन ये था। कई बार बहुत ही छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई परीक्षाओं में आप जाएंगे ना, इतना ही दूर पूछेगा कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, इतना ही दूर पूछता है। लेकिन क्या है कि कई बार सब इतना प्रश्न बनाते बनाते परेशान हो जाते हैं कि उनको लगता है कि चलो इस बार खूब बड़ा सा पैराग्राफ पूछ देते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सा पैराग्राफ पूछ लिया गया है। कई बच्चे इसको पढ़ने में चक्कर खाकर गिर जाएंगे, और जो बच्चे लगातार पढ़ रहे होंगे उनको दिक्कत नहीं होगी। जिनको पहले दिन पढ़ना पड़ेगा इसको एग्जाम हाल में, उनके लिए खतरा हो सकता है। आपने इसका सही जवाब पकड़ लिया होगा, HPD। कई बच्चे मुझसे भी प्रभावित हो गए हैं, उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख दिया। सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी तरीके की बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कुछ जगहों पे कही है, लेकिन इसका जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए नया हो सकता है। व्यंग्य जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्णय व्यंग प्रसंग। उक्त कथन किस आचार्य का है? आचार्यों ने काव्य को लेकर कई बार अपना विचार प्रकट किया है, और खास तौर से कि उत्तम काव्य कौन सा है, अधम काव्य कौन सा है, ठीक है, मध्यम काव्य कौन सा है, इसको लेकर खूब उन्होंने विचार किया है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है आचार्य प्रताप शाही। कई बच्चों ने भिखारी दास इत्यादि का नाम लिया है। थोड़ा सा आप लोगों को परीक्षाओं में ध्यान देना है कि आचार्यों की बातें कुछ कुछ मिलती जुलती रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस से आपका आंसर गलत हो जाता है, और इसी का नाम है परीक्षा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम परीक्षा है। बाकी तो जो कॉमन आंसर होते हैं वो आप लोग सही कर लेते हैं। अगले प्रश्न पर बात करें तो ये है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न आ गया। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर एक मेरी वीडियो काफी इस समय चल रही है, लगभग 20-21 हज़ार लोगों ने उसे देख लिया है, और उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को कवर करने की कोशिश की है, जो भी आलोचक हैं। आप लोगों ने तो पकड़ लिया, सही जवाब है अरस्तु। ऑप्शन पढ़ देता हूं क्योंकि इस चैनल से कुछ दिव्यांग बच्चे भी जुड़े हैं, उनके लिए। लोनजाइनस, अरस्तु, कॉलरिज, TS इलियट। सही जवाब है अरस्तु। आप ध्यान में रखें कि विरेचन सिद्धांत जो है चिकित्सा शास्त्र पर आधारित है, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और परीक्षाओं में इस टॉपिक से लगातार प्रश्न आते रहे हैं। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? ऑप्शन दिया गया है आचार्य भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य भट्टनायक। अभिव्यक्तिवाद आप सारे लोगों ने पकड़ लिया, ये है अभिनवगुप्त द्वारा दिया गया है। तो आपके दिमाग में तुरंत भट्टलोलट, शंकुक और भट्टनायक इत्यादि भी आने चाहिए, तब आपकी तैयारी कंप्लीट मानी जाएगी। अगला प्रश्न है रस निष्पत्ति से संबंधित ही देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न तुरंत पूछ लिया गया। रस निष्पत्ति के संबंध में भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना किस आचार्य ने की है? और मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि अभी हमने काव्य शास्त्र पर लगातार 2 पार्ट प्रस्तुत किया था, हालांकि था UPGIC के दृष्टिकोण से, लेकिन यहाँ पर जिन बच्चों ने देखा होगा वो तुरंत इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि कोई भी पढ़ाई उसको आप किसी पैरामीटर में बांध कर नहीं चल सकते कि फला एग्जाम के लिए मैं फला ही टाइप का ही पढ़ूंगा। आपको जो मिले उसको सफलता तक मिलने तक एकदम से, कहा जाता है शुद्ध विशुद्ध शब्द में, कि चाट जाइए। सही जवाब आप सारे लोगों ने दे दिया है, भट्टनायक ने। भट्टनायक जब मैं कह रहा हूं तो आपके दिमाग में साधारणीकरण भी आना चाहिए कि सबसे पहले भट्टनायक ने साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है
वयो अनु वयोनुरूप प्रथम वस्तु वेशो वेशानुरूपश्च गति प्रचार औचित्य के संबंध में उक्त कथन किस आचार्य का है? ठीक है, औचित्य के संदर्भ में किस आचार्य का है? तो कई बार बच्चों को लगेगा कि इसमें औचित्य दिया हुआ है तो ये क्षेमेंद्र का होगा, लेकिन यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है आचार्य भरत मुनि। क्योंकि आप जानते हैं हिंदी साहित्य की एक खास विशेषता रही है कि किसी भी बात को कहने की एक परंपरा रही है। जैसे अगर आदिकाल का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है तो आदिकाल का एक दो जगह प्रयोग पहले ही शुक्ल ने कर लिया था, बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको ज़्यादा फोकस कर दिया। इसलिए जो भरत मुनि है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से कई संप्रदाय एक तरीके से निकले हैं। उन्होंने रस पर भी बात किया, अलंकार पर भी बात किया था, रीति पर बात किया, औचित्य पर भी बात किया था। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। सही आंसर इसका है आचार्य भरत मुनि। यही छोटी छोटी तकनीकियां हैं, आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो सामान्य जो क्वेश्चन रहेंगे आप कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? भामा की, जयदेव की, दंडी की, वामन की? तो इसका सही जवाब आप सारे लोग तुरंत दे देंगे। सही जवाब है वामन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। काफी चर्चित काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते कथन किस आचार्य का है? मम्मट, दंडी, वामन, रुद्रट? और जब भी अलंकार की बात आती है तो आप सभी तुरंत इसी परिभाषा को देने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि परीक्षाओं में, इंटरव्यू इत्यादि में भी इस परिभाषा को दे दिया जाता है कि अलंकार किसे कहते हैं, तुरंत आप बताते हैं कि यह है दंडी की परिभाषा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अदोषौ सगुणौ सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम उक्त कथन किस आचार्य का है? जयदेव, हेमचंद, आनंदवर्धन या फिर विश्वनाथ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हेमचंद ने ये परिभाषा दी है, अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। इसी तरीके से भामा की भी मिलती जुलती परिभाषा है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। ठीक है, अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है? उत्तर आधुनिकता का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया? ऑप्शन दिया गया है जॉन बार्थ, पीटर बर्जर, लियोतार, फ्रेडरिक जैम्पसन। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब है ए ऑप्शन इसका सही है, जॉन बार्थ। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। न जाने कितनी बार आप लोगों ने इसे याद किया होगा, और कुछ ऐसे प्रश्न आपके जीवन में आए होंगे जिनको देखते ही बस आप विकल्प में उसका आंसर खोजने लगते हैं कि है कि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया आचार्य नरेंद्र दुलारी वाजपेयी, आचार्य कृष्ण शंकर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। तो बच्चों को फंसाने के लिए दो शुक्ल का नाम इसमें दे दिया है। अब ये आपकी बुद्धिमानी पर है कि किसको आप आराम से रंग रहे हैं। आप खुश होकर बी रंग देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है आंसर सी इसका सही जवाब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑफलाइन जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं उसको रंगने में भी सावधानी रखिए। अगला प्रश्न है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? ऑप्शन दिया गया है क्रोचे, इलियट, अरस्तु, रिचर्ड्स। अच्छा देखिए, ये पाश्चात्य विचारकों का कथन है। तो कई किताबों में आप देखेंगे तो इनके ट्रांसलेशन अलग अलग ढंग से दिए गए हैं। कई जगह उससे मुक्ति का नाम नहीं बल्कि यहाँ पे पलायन शब्द लिखा होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है इलियट। आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया। मैं ये बताना चाह रहा था कि
क्योंकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र की किताबें ट्रांसलेटेड होती हैं, तो मुक्ति के स्थान पे यहाँ पर कई जगह पलायन का नाम भी है कि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे पलायन का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमीय झरत चहु और सो नयन ताप हरिलेत राधा जू के बदन अस चंद उदित एत। उक्त उदाहरण में अलंकार है। तो जब भी अलंकारों से संबंधित प्रश्न आता है तो थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो जाती है, क्योंकि अलंकारों के जो लक्षण होते हैं मिलते जुलते रहते हैं, तो कई बार दिक्कत होने लगती है। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, प्रतीप अलंकार। अब ये प्रतीप अलंकार का है। प्रतीप का जो अर्थ होता है वो होता है विलोम या उल्टा, और इसको माना जाता है कि उपमा अलंकार का उल्टा होता है। कई बार एग्जाम में भी आ जाता है कि कौन सा अलंकार उपमा का उल्टा है या फिर प्रतीप का उल्टा है। ठीक है, तो उपमा अलंकार, तो उपमान को उपमेय करके यहां पर समानता दिखलाई गई है, इसलिए प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांत से सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। तो अब एक तरफ साहित्य शास्त्री का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ सिद्धांत दिया गया है। यूजीसी नेट में इस तरीके के खूब प्रश्न आते हैं, तो आपको बताना है किसमें से कौन सा सही है। तो पहले हम देख लेते हैं, जैसे इसमें आईए रिचर्ड्स, हमको पहले आ रहा है आईए रिचर्ड्स, जिन्होंने मूल्य सिद्धांत दिया, अरस्तु अनुकरण का सिद्धांत। तो हम पहले देख लेते हैं नीचे कि क का जो है घ किसमें सही है, सॉरी क का द, क का द। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में दो दो जगह द दिया हुआ है। ठीक, तो हम देखते हैं कि ख का अ कहाँ पे है। ख का अ में भी दो दो जगह दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि अभी चारों को और मिलाना है। तो सीधे सीधे बात यहाँ पर है कि क का द सही है, ख का अ सही है, टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, कालरिज कल्पना का सिद्धांत। तो ऑप्शन में आना चाहिए द, अ, ब और स। द, अ, ब, स। अब हम देख लेते हैं द, अ, ब, स, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करें। इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। 79 कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो पहले यही आपको दिखाई पड़ता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत किसने की। आप सभी को आंसर पता होगा। ऑप्शन दिया गया है आचार्य शुक्ल, गासा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। तो इसमें तो आप सही बता दिए, लेकिन इंटरव्यू अगर देना हो तो गासा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का जरूर नाम याद रखिए, इस्तवार दलाल उत्तर हिंदुस्तानी। कई बार क्या होता है इंटरव्यू में लोग लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, इसका आंसर नहीं बता पाते हैं, तमाम तैयारी धरी की धरी रह जाती है। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, इसके ग्रंथ को कई बार पूछ दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है। तो पहले तो ध्यान में रखिए कि जो ये मुझे समझ में नहीं, अरे नहीं भाई, कोई अच्छी तैयारी नहीं है। ओके, ये ध्यान में रखिए कि आचार्य शुक्ल का उक्त कथन, ये आपस में भी लोग, आप लोग लग रहा है बातचीत कर रहे हैं। क्लास होता तो फिर मैं तो टोक देता तुरंत। खैर चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो निराश होना पड़ता है, ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। ये चीज ध्यान में रखिए, हो सकता है परीक्षा में कभी आ जाए। लेकिन ये किसके संदर्भ में इन्होंने कहा? ऑप्शन दिया गया है पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, हम्मीर रासो, खुमान रासो। सही जवाब है पृथ्वीराज रासो। आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही है, लगभग जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और उम्मीद है कि जब परीक्षाओं में उतरेंगे वो तो और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का प्रश्न,
कड़वक शैली, रचनाओं को देखते हुए आपको पता चल गया होगा कि ये सब आदिकाल की रचनाएं हैं, लेकिन हमें बताना है कि कड़वक शैली में कौन सी रचना नहीं है। जम्मू सामीचर्यु, परमचर्यु, पाहुड़ दोहा, महापुराण। सही जवाब है पाहुड़ दोहा, क्योंकि इसमें लगा हुआ ही है दोहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि किसकी भाषा को संधा भाषा कहा गया। ऑप्शन दिया गया है सिद्ध, नाथ, सूफी, कबीर। सही जवाब है ए, इसका सही जवाब है। कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। सिद्ध साहित्य जो है उसको, उसकी भाषा को संधा भाषा कहा गया है। अब इसका मतलब क्या है, सांकेतिक अर्थ रखती है संधा भाषा। अगला प्रश्न है, काफी बड़ा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है। अब यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें कि किस कवि के बारे में ये बात कही गई है। को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, किसके बारे में कहा है। सारे बच्चे ने तुरंत इसका सही जवाब दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि शुक्ल जी केशव को नहीं पसंद करते थे और उनको कहा था कि ये कठिन काव्य के प्रेत हैं, इनके पास कवि हृदय नहीं था, तमाम सारी चीज़ें। तो ध्यान में रखिए, कई बार ये प्रश्न बड़ा आ जाता है, कई बार इतना ही दूर रहता है कि कवि हृदय नहीं मिला था। अब आपको इसमें बताना पड़ेगा कि किसको नहीं मिला था, तो भी आप बता देंगे कि ये केशव दास को नहीं मिला था। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं, ऑप्शन दिया गया है ग्रियर्सन, गारसत्तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया ग्रियर्सन। डेट भी याद रखिए कि कब थी और ईयर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। तो ये सब वन लाइनर प्रश्न है, बस आपको रंगने में सावधानी रखना है। आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, भगीरथ मिश्र। सही जवाब है रामकुमार वर्मा। अब अगला प्रश्न है, अमावस कै घरि झिलमिल चंदा, पूनम कै घरि सूर, नाद के घरि व्यंद गरजय, बाजत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है। अब दो पंक्ति दी गई और फिर इसके बाद कहा गया कि अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब, इसमें ऑप्शन जो दिया गया जयसी, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, नामदेव। तो इसका जो सही जवाब है वो गोरखनाथ। ठीक है, और गोरखनाथ इत्यादि का थोड़ा थोड़ा कबीर पे भी प्रभाव था, तो उनके भी आपको कई पंक्तियों में मिल जाता है इस तरीके का। अगला काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल टाइप का प्रश्न, पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग हैं। 45, 51, 59, 69। तो ये आपके लिए काफी इजी प्रश्न था, तो परीक्षा में कुछ कुछ इजी प्रश्न भी आते हैं। 69 समय में है। अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया। ध्यान रखिए, यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं पूछा है, बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी पूछा है कि उन्होंने आदिकाल को क्या कहा था। ऑप्शन में बीज वपन काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया बीज वपन काल। ठीक है, बाकी आपके दिमाग में वीरगाथा काल शुक्ल जी, सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन, चारण काल दो लोगों ने दिया था, रामकुमार वर्मा और ग्रियर्सन ने। तो ये छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। एक तरीके से ये नया प्रश्न है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, रामशंकर शुक्ल रसाल ने, मोहन अवस्थी ने, लक्ष्मी सागर वार्षणेय ने। तो आदिकाल को आधार काल कहा है। सही जवाब है मोहन अवस्थी ने। कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया मोहन अवस्थी ने। ठीक है, और कई जगह सुमन राजे का भी नाम इसमें आता है।
तो इनको दोनों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोक वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य है। अब लोक से जुड़ा हुआ एक प्रश्न यहां पर आ गया। लोक वार्ता के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से 3 असत्य हैं, एक तो केवल सत्य है, वही हमें खोजना है। लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता जाता है। लोक वार्ता का स्वरूप शाश्वत होता है। लोक वार्ता का लेखक कोई प्रसिद्ध लेखक होता है। लोक वार्ता साहित्यिक शैली में लिखी जाती है। अब हमें बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, सत्य कथन है कि लोक वार्ता में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन या विकास होता जाता है, ये सही है। और बाकी जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब असत्य हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग से संबंधित प्रश्न आ गया। अंधा युग जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ये नाटक है धर्मवीर भारती का। अब सवाल पूछा जा रहा है कि अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संत्रास, कुंठा अंकित की गई है। बी, वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। या फिर ऑप्शन जो डी है, युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो कई बच्चों ने इसका एकदम परफेक्ट सही जवाब दिया है। इसका सही जवाब है कि इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। ये क्या है, गलत है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो ये चारों ऑप्शन थे उसमें से हमने गलत पकड़ लिया। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं एक तरीके से अंधा युग के विषय वस्तु के बारे में वो बता रहे हैं, तो आप इनको अलग से नोट कर लीजिए ताकि आगामी किसी परीक्षा में आए तो आपका कोई आंसर गलत ना हो। या फिर इंटरव्यू में भी आपसे अंधा युग के बारे में पूछ लिया जाए तो ये 3 प्रवृत्तियों को बता देंगे तो आपका इंटरव्यू काफ़ी प्रभावशाली भी माना जा सकता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जकी उपनाम, उपनाम को उर्दू में तखल्लुस कहते हैं। जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था। जकी उपनाम से कौन लिखता था। ठीक है, जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध कवि हिंदी उर्दू में गजलें लिखता था। ऑप्शन दिया गया, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा शरण सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो इसका जो सही जवाब है वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका एक उपनाम खुद और है रत्नाकर, लेकिन इन्होंने जकी नाम से भी लिखा है। अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं कनकामर मुनि, सोमप्रभ सूरी, विद्याधर, धनपाल। तो भविष्यत कहा आप लोगों ने तुरंत इसका सही जवाब दे दिया, धनपाल। आदिकाल की रचना है, ये सब भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति के आधार पर कि प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया, इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। और अभी मैं आप लोगों को मार्क्सवादी यानी कि प्रगतिवादी समीक्षकों के बारे में हिंदी आलोचना में कुछ कुछ पढ़ाया है, तो उसमें मैंने एक प्रवृत्ति मूलक आधार पर भी वीडियो बनाया है। ठीक है, सही जवाब इसका ऑप्शन सी इसका सही है। इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, जो कि एकदम से गलत है। ये लोग मानते ही नहीं है धर्म इत्यादि को। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमें। सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो सुमेलित वाला जो प्रश्न होता है अपेक्षाकृत बड़ा होता है, तो आप अपने दिमाग में यहाँ पर रख लीजिए और एक बार देख लीजिए कौन लिखा होगा। गोरखनाथ और उनका युग, नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सिद्ध साहित्य। ठीक है, तो इसमें कुछ रचनाएं आपको पता होंगी कि किसके किसके रचनाकार हैं। नीचे दिया गया कूट भी दिया गया है, तो पहले हम मिलान कर लेते हैं। सिद्ध साहित्य लिखा है धर्मवीर भारती ने। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 4 का 3 किस में दिख रहा है, कहीं दिख रहा है? 4 का 3 दिया हुआ है, तो सही है। फिर इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। गोरखनाथ और उनका युग, ये लिखा है रांगे राघव, और सिद्ध साहित्य मैंने बताया धर्मवीर भारती। तो देखते हैं 1 का 2 कहीं है, 1 का 2 किसी भी आंसर में आपको नहीं दिख रहा है, 4 का 3 दिख रहा है। यानी कि जब आयोग ने इसका एग्जाम करवाया था तो इसको वो क्वेश्चन बाहर कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर पीताम्बर बर्थवाल दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने गोरखबानी नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, और नाथ संप्रदाय हिंदी काव्य में, नाथ संप्रदाय ये 4 का 2। तो मोटे तौर पर इसका कुछ सही जवाब नहीं मिल रहा है, इस क्वेश्चन को बाहर कर दिया था। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिए, आप नोट कर लीजिए, गोरखनाथ और उनका युग रांगे राघव, नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर बर्थवाल, सिद्ध साहित्य लिखा है सिद्ध साहित्य लिखा धर्मवीर भारती। ठीक है, आई का इसमें जो 3 है वो आई इसमें होना चाहिए था, आई भी में 3 होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिया है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं? आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, शिव कुमार शर्मा, वासुदेव सिंह, डॉक्टर गुलाब राय। सही जवाब है नंदुलारे वाजपेयी। ठीक है, परीक्षाओं में कुछ प्रश्न ऐसे विवादित टाइप के आ जाते हैं, तो उसको लेकर आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरू में ही जब दूसरा क्वेश्चन हम हल कर रहे थे तो उसमें 2 आंसर सही हो रहे थे, और कुछ कुछ प्रश्नों में कई बार जो एक्सपर्ट्स बनाते हैं वो कई बार रिव्यू नहीं करते हैं, तो इसलिए उसका खराब हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार थे, वे वाणी के डिक्टेटर थे। आप सभी जानते हैं कि ये सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो बल्लभाचार्य और विठलनाथ इनके शिष्यों को आप ध्यान में रखिए, 4 शिष्य दोनों के रहे हैं अष्टछाप। तो बल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है ये हमें बताना है, जो कि गलत है ऑप्शन में। तो इसका जो सही जवाब है सी, नंददास और चतुर्भुज दास ये नहीं थे, और बाकी जितने हैं वो सब थे उनके। ये दोनों जो हैं वो विठलनाथ के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं? अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल, कहने के लिए लिख सकता था यहाँ पर रीतिकाल, लेकिन घुमा दिया है। उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? ठीक है, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया इसका। अच्छी तैयारी चल रही है। रमाशंकर शुक्ल रसाल, रसाल इनका उपनाम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है? तो एक तरफ रचनाओं का नाम दिया है, दूसरे तरफ रचनाकार का नाम दिया है। तो कर्णाभरण याकूब खां, रतन हजारा कुलपति, भाषा भूषण जसवंत सिंह, रस रहस्य मतीराम। तो सही विकल्प हमें बताना है कि कौन सा सही विकल्प है। सही जवाब है भाषा भूषण जसवंत सिंह। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 102, तुलसी गंग दुओ भय सुकवियन के सरदार, कविवर गंग के संबंध में यह किसका कथन है? ठीक है,
ऑप्शन दिया गया केशव दास, बनारसी दास, सेनापति, भिखारी दास। तो सही जवाब है भिखारी दास। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उस उदाहरण में प्रयुक्त अलंकार है। अलंकार पूछा जा रहा है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत। इसका जो सही जवाब है वो है रूपक अलंकार। ठीक है। अच्छा, जिसको अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है कि इस तरीके, तो जहां पर आप देख रहे हैं कि दो शब्दों के बीच में पट पाई है, आप किसी भी कविता में देखेंगे तो वहां पर रूपक अलंकार रहता है। तो ये छोटा सा है, जब भी आपका दिमाग काम करना बंद कर दे और परीक्षा में इस तरीके से पूछ दे कि कौन सा अलंकार है, तो फिर ये सब भी आप थोड़ा सा चेक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा हुआ? स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, श्री भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? कई बच्चे बता रहे हैं बीती विभावरी जागरी जयशंकर प्रसाद का है। बहुत बढ़िया, सही जवाब है। ठीक है, सही जवाब है 104 का ए, स्वामी हरिदास। ठीक है। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिहारी को श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है। बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? ऑप्शन रीति कवि, रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि, रीत्याक्रमित कवि। तो किस में माना जाता है? आप सारे लोग जानते हैं रीति सिद्ध में माना जाता है। एक बार मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम देने गया था, उसमें तो सीधे सीधे पूछा था कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। यहाँ तो तकनीकी तौर पे थोड़ा सा कठिन है। कई कुछ बच्चे बता रहे हैं रीति मुक्त का है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस तरीके से बदमाशी नहीं चलेगी। रीति सिद्ध में माने जाते हैं बिहारी। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखिए। रीति मुक्त में घनानंद बोधा आलम ठाकुर, एक लाइन में आपको याद होना चाहिए। रीतिबद्ध भी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, परेशान कर रहे हैं निपुण कुमार शुक्ल। हाँ, हरकेश पटेल। अच्छा सॉरी, हमको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, सॉरी। अगला प्रश्न है, काफी नया है आप लोगों के लिए। तुलसी, बिहारी, मतीराम और बृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता कौन है? यानी कि कोई ऐसा कवि या फिर संकलनकर्ता जिसने तुलसी, बिहारी, मतीराम और बृंद समेत 7 कवियों के सतसइयों का एक जगह संकलन किया है, वो कौन है? ऑप्शन दिया गया है वियोगी हरि, श्याम सुंदर दास, राम सहाय, रसनिधि। तो आपको बताना है कि किसने संकलन किया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने सतसई सप्तक नाम से संकलन किया है। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देव माने जाते हैं, देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य, रीतिवादी आचार्य, वक्रोक्तिवादी आचार्य। इसका जो सही जवाब है, हाँ, रसवादी आचार्य माने जाते हैं देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। ध्यान दीजिए, इससे पहले वल्लभाचार्य के शिष्यों से प्रश्न आया था। इसका मतलब एक्सपर्ट्स जो था उसको प्रश्न कम पढ़ रहे थे, तो उसको लगा कि वल्लभाचार्य का पूछे हैं तो विट्ठलनाथ का भी पूछ लेते हैं। तो पूछा जा रहा है कि विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। ऑप्शन दिया कृष्णदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास। तो आपको याद ही करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही जवाब है इसका नंददास। आप ध्यान में रखिए कि जो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं GNCC, अगर आपने NCC किया होगा उसके पहले G लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। कई बच्चे चुपके से नीचे का भी प्रश्न देख ले रहे हैं और जल्दी से आंसर बता दे रहे हैं। ये जल्दीबाजी आपको एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है बेटा, अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, शेख रहीम, नूर मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 109 का जो सही जवाब है वो है नूर मोहम्मद। और नूर मोहम्मद के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया था, तो इनकी आलोचना की गई थी बहुत ज़्यादा। ये कई बार घुमाकर प्रश्न पूछ दिया जाता है।
तो ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? संत काव्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? आप लोग ऑप्शन देखिए। गुरु की महत्ता, बाह्य आडंबरों का खंडन, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। ठीक है, हाँ, तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, वर्ण व्यवस्था का समर्थन उन्होंने नहीं किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से पूछा गया कि सूफी कवियों के संबंध में कौन से सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। डी, इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। तो इसमें से हमें बताना गलत कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, जो कि निहायत ही गलत विकल्प है। बल्कि एक काल आगे की बात इसमें लिख दी गई, ये रीतिकालीन कवियों के लिए थोड़ा सा सही रहता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि एक लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो क्लियरिटी बनी रहे। ठीक है, लंबा है, अभी कम से कम 30 प्रश्न के आसपास में बचे हैं, तो जल्दी जल्दी हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अब काफ़ी ध्यान देने वाली बात है आप लोगों को, ये ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से तक टक्कर लेते हैं। तो इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग आचार्य शुक्ल करते हैं, और रीतिकालीन कवियों को जितना पढ़ेंगे आप, और उसमें मिलती जुलती इनकी प्रतिक्रिया रही है। बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि किसके बारे में ये बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना जरूरी है। परीक्षा से पहले एक बार रीतिकाल को बढ़िया से पढ़कर जाइए, और खासतौर से शुक्ल के कथन को। ये ब्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से तक टक्कर लेते हैं। किस कवि के बारे में कहा है? बेनी प्रवीण बोधा ग्वाल भूषण। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है बेनी प्रवीण। अब रीतिकालीन कवि हैं, ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्राणता और माधुर्य भी अपूर्व है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों ने सुना होगा, तुरंत आप बता देंगे कि ये किसके बारे में है। ऑप्शन भी देख लेते हैं। देव, पद्माकर, घनानंद, आलम। तो ये बात उन्होंने घनानंद के विषय में कही है। लेकिन आप कई बार देखिए परीक्षाओं में, यहाँ पर लंबा पैराग्राफ पूछा है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में इनकी सी विशुद्ध लेकर जो वाक्य पूरा हो रहा है हुआ तक पूछ देता है, या फिर अगले वाक्य को पूछ देता है। मतलब इसमें देखिए 3 आपको वाक्य बन सकते हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपको परेशान करने में सफल भी हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान में रखिए कि शुक्ल के जितने भी कथन हैं, चाहे वो मेरे वीडियो पे अपलोडेड हैं या फिर खुद आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आराम से उसको देखिए। मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। देखिए, पीडीएफ रखना और लाइव क्लास में पढ़ना और किसी के द्वारा पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। पीडीएफ मैं दे दूंगा, उसके लिए परेशान मत हुए। यहाँ पर आंसर को देख लीजिए, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको पीडीएफ में नहीं मिल पा, जो मैं बोल के बताता हूँ वो नहीं मिल पाएंगी। तो थोड़ा सा एग्जाम का एक्सपीरियंस भी लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उमेश कुमारी आपको मैं ये बोल रहा हूँ। बाकी सारे बच्चे लगातार सही जवाब देने में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम बताइए। ठीक है, ब्रज रस के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है बियोगी हरि, राय कृष्णदास, बेढब बनारसी, श्रीनाथ सिंह। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है 114 का सही जवाब है राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे मंझन, कुतुबन, जायसी, उस्मान। तो आप देखेंगे भक्ति काल एक ऐसा कालखंड रहा है जहां पर गुरु शिष्य परंपरा बड़ी मजबूत थी। उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? ऑप्शन मैंने बता दिया, सही जवाब है उस्मान। अगला प्रश्न है,
हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। इसको लेकर विवाद है कि हिंदी रीति ग्रंथ की शुरुआत किस आचार्य से मानी जाए। कुछ मानते हैं कुलपति मिश्र से, कुछ केशवदास से मानते हैं, कुछ चिंतामणि से मानते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया चिंतामणि, बेनी, वही बेनी है जो बेनी प्रवीण, महाराज जसवंत सिंह, भूषण। तो एक तरफा इसका सही जवाब है चिंतामणि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेल कीजिए और दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप जानते हैं कि कूट वाला प्रश्न थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है, और देख लेते हैं। एक तरफ कवि का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ रचनाएं दी गई हैं, और तुरंत आप मिला भी सकते हैं। तो उस्मान की रचना इसमें कौन सी है? नूर मोहम्मद, कुतुबन, कासिम शाह। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं कुतुबन को। इनकी रचना है मृगावती। और अभी हम पिछले ही कुछ क्वेश्चन में देखा नूर मोहम्मद जो कि अनुराग बासरी लिखे थे। ठीक है, अब कासिम शाह और उस्मान, इनकी रचनावलियों को देखना है, रचनाओं को। उस्मान का हो गया चित्रावली और कासिम शाह का हो गया हंस जवाहिर। आप और ध्यान में रखिए, ठीक है। अब वन लाइनर तरीके से भी इसका ध्यान में आप रखिए। यहाँ पर मिलाने के दिया है तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कभी पूछ दे कि हंस जवाहिर किसने लिखा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कासिम शाह ने लिखा है। तो हम देख लेते हैं, इसका सही जवाब होना चाहिए द, और फिर होना चाहिए अ, फिर ब, द अ ब, और फिर स। तो देख लेते हैं द अ ब स, यानी कि इसका सही जवाब है ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। ऑप्शन दिया गया मुक्तिबोध, धूमिल, लीलाधर जुगड़ी जगुड़ी, राजकमल चौधरी। तो किसने लिखा? धूमिल ने लिखा है। और धूमिल ने कविता को लेकर कई परिभाषाएं दी हैं। एक तो है कि आदमी बनने की तमीज है, इस टाइप से उनका एक कथन है, ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु योगिन नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अब भारतेंदु योगिन नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये क्या है? द्विवेदी योगिन है। ठीक है, सही जवाब आप लोगों ने दिया। अगला प्रश्न है, हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार। यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? निराला जो कि छायावाद के सबसे प्रगतिशील कवि और मुक्त छंद की बात करने वाली, छंद मुक्त कविता लिखने के लिए इन्होंने काफी काम किया। लेकिन हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार किस कविता से लिया गया? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वन बेला, स्नेह निर्झर बह गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है, कई लोगों ने राम की शक्ति पूजा लिखा, लेकिन इसका सही जवाब है वन बेला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। युग्म दिया गया है और उसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुख टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध, धूप के धान होना चाहिए गिरिजा कुमार माथुर, टूटने का सुख। ठीक है, तो इसमें से सुमेलित नहीं है, सही जवाब है 21 का डी। टूटने का सुख किसके द्वारा लिखा गया है ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, भवानी प्रसाद मिश्र ने ही लिखा है। अगला प्रश्न है, गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा। तो कौन है? सही जवाब है इसका सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, मैथिली शरणगुप्त कृत यशोधरा की विधा है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यशोधरा किस विधा में लिखी गई है?
गद्य, पद्य, चंपू, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंपू। यानी कि जो गद्य और पद्य दोनों में होता है वो चंपू कहलाता है। तो यशोधरा इसी में लिखी गई है। अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह उद्घोष किसके द्वारा है? महादेवी वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी का, जयशंकर प्रसाद का, रामविलास शर्मा का। ठीक है, हाँ, इसका सारे लोगों ने सही जवाब दिया। नाम मैं एक बार सबका ले लेता हूँ। राहुल, प्रमोद, सुधीर, मुकेश, शीला, हरीश, मोनू, विजय, ज्योति, सत्येंद्र, प्रिया। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और लगातार इसका सही जवाब दे रहे हैं। सौरभ। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़िए आप लोग बढ़िया से। महादेवी वर्मा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका में एक विलक्षण प्रतिभा नाम से एक शीर्षक लिखा गया है, किसने लिखी है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी ऑप्शन सही है। चांद का मुंह टेढ़ा आप देखेंगे उसकी भूमिका लिखी है शमशेर बहादुर सिंह ने। शमशेर बहादुर सिंह भी तार सप्तक के थे और ये सब एक दूसरे के मित्र टाइप के ही थे, उन्होंने लिखा है इसको। अगला काफी चर्चित प्रश्न, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है? कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। तो द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है। कई बार बच्चे इतिवृत्तात्मकता को एकदम से याद रखते हैं और तुरंत गोला रंग देंगे कि ये सही होगा, लेकिन ये अभी नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ए, कल्पना का अतिरेक। कल्पना का ज्यादातर प्रयोग छायावादी कवियों ने किया है। और बाकी प्रवृत्ति को आप ध्यान में रखिए, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल इन दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। आलोचना में आपको मैंने बताया होगा। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन करना है। सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है फिलहाल, विपिन कुमार अग्रवाल, इन दिनों, रघुवीर सहाय, सहचर है समय, रामदर्श मिश्र, सोना माटी, कुंवर नारायण। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि सही युग्म कौन सा है। इसका मतलब है कि तीन तो इसमें गलत है, एक ही सही है कोई। सही युग्म है सहचर है समय, बाकी सब गलत है। उसको आप ध्यान में रखिए कि कौन किसका। फिलहाल अशोक वाजपेयी का, सोना माटी विवेकी राय का है। तो इस टाइप से अन्य का भी ध्यान में रखिए। अगला काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, उठ जाग, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? ठीक है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? तो ऑप्शन दिया गया विश्वनाथ त्रिपाठी, वंशीधर शुक्ल, विश्वनाथ पाठक, अदम गोंडवी। तो इसमें वंशीधर शुक्ल। ध्यान में रखिए, हो सकता है कभी सवाल पूछ लिया जाए कि अवधि सम्राट के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? वंशीधर शुक्ल को, और उनकी पंक्ति के बारे में पूछ लिया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नया सप्तक से, दूसरा सप्तक से, तीसरा सप्तक से, तार सप्तक से। तो आप जानते हैं कि अज्ञे ने चार चार तार सप्तकों का संपादन किया था, लेकिन प्रयोगवाद का प्रारंभ किस सप्तक से हुआ ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है तार सप्तक से। ठीक है, हाँ, ध्यान में रखिए कि पहला सप्तक नाम से कुछ नहीं उन्होंने संपादित किया है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, और कंफ्यूजन करने के लिए इसमें नया सप्तक भी दे दिया है। तो आप लोग तो अब इन भ्रमित करने वाले सवालों से काफी परिचित हो गए हैं। तो अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है? जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरित चिंतामणि। तो कौन सा इसमें महाकाव्य नहीं है उसे हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है 130 का सही जवाब है
जयद्रथ वध, और बाकी महाकाव्य हैं। जयद्रथ वध जो है ये महाकाव्य के अंतर्गत नहीं आता है, खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, रामदर्श मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? पक गई है धूप, आग की हंसी, कंधे पर सूरज, शब्द सेतु। तो रामदर्श मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला था? सही जवाब है इसका आग की हंसी। अभी ठंडा के दिन चल रहे हैं, आप लोगों ने देखा आग की हंसी, ये एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप में लिखी गई रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? आप जानते हैं कि कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। उन सर्गों का क्रम याद रखिए। खासतौर से जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो SLI यानी कि श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा नामक सर्गों को याद रखें और उनके क्रम को भी याद रखें। ये जो प्रश्न पूछा गया कि ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की, किससे लिया गया? चिंता से, कर्म से, संघर्ष से, रहस्य से। इसका जो सही जवाब है वो है डी, इसका सही जवाब है रहस्य। संघर्ष रहस्य नामक एक सर्ग है, उससे लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? मधुशाला, मधुबाला, पलाशवन, मधुकलश। तो इससे तो पता चल रहा है कि ये सब रचनाएं जो हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन की। लेकिन शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा किस कृति से ली गई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मधुकलश। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? प्रतियोगी परीक्षा हो और रामधारी दिनकर से कोई प्रश्न ना आए तो थोड़ा सा ये आश्चर्यजनक बात है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न भी आया। तो युद्ध और शांति की समस्या किस ग्रंथ में मिलती है? उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, इसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र। ठीक है, अगला थोड़ा सा नए ढंग का प्रश्न आप लोगों के लिए। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? लोकायतन ये सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई है, किन दो खंडों में विभाजित है? वाह्य परिवेश और अंतः चैतन्य, जीवन और प्रकृति, व्यक्ति और समाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है वाह्य परिवेश और अंतः चैतन्य। ठीक है, इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ये तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य, आलोचना, नाटक, उपन्यास। तो इसका जो सही जवाब है हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए। ऐसे लग रहा है कि आपको लॉन्ग उत्तर लिखना है। इस पे सवाल पूछने का ढंग देखिए थोड़ा। हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए, लेकिन यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, छायावादी, हालावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। सही जवाब है हालावादी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब किसका कहानी संकलन है? उषा प्रियमदा, मृणाल पांडे, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग। तो जिंदगी और गुलाब किसका कहानी संकलन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है उषा प्रियमदा।
तो महिला कहानीकारों से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर। अगला काफी चर्चित प्रश्न, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है। प्रतियोगी परीक्षा और गोदान से नहीं कोई प्रश्न आए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है परीक्षा का। गोदान ऑप्शन दिया गया प्रेम प्रपंच, कृषक जीवन, दहेज प्रथा, अंग्रेजी राज। तो आप जानते हैं कि कृषक जीवन की गाथा इसमें कही गई है। किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है गोदान को, 1936 में प्रकाशित है और काफी इंपॉर्टेंट उपन्यास। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, अमृत और विष, बूंद और समुद्र। तो इसमें पहला जो नाटक है कौन सा है? सही जवाब है बूंद और समुद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, हिमांशु जोशी, रांगे राघव। तो अमर बेल के लेखक कौन है जो कि सामाजिक उपन्यास है? तो इसका सही जवाब है वृंदावन लाल वर्मा। ध्यान रखिए 142 का सही जवाब है वृंदावन लाल वर्मा, जो कि एक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उनके ज़्यादातर उपन्यास जो हैं इतिहास पर आधारित हैं, लेकिन यहाँ पर सामाजिक उपन्यास के रूप में है अमर बेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, चाहे वो प्रवक्ता की परीक्षा हो, चाहे DSSB का हो, नेट का हो, हमेशा ये प्रश्न आता रहा है कि कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसकी विषय वस्तु कथा वस्तु औपनिषदिक युग से संबंधित है। सही जवाब है इसका अनाम दास का पोथा। और ये सब जितने भी उपन्यास लगे हुए हैं ये सब आप जान रहे होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल गहमरी, गोपाल राम गहमरी। तो कौन सा नहीं है इसमें आपको बताना है। सही जवाब है गोपाल राम गहमरी, क्योंकि गहमरी जो थे वो जासूसी तरीके के उपन्यास लिखा करते थे, तो इसलिए व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की श्रेणी में ये नहीं आते हैं। सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं। देख रहे हैं प्रश्न घुमा दिया गया है, कई बार प्रथम उपन्यास पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर लगा कि अब बहुत ज़्यादा हो गया प्रथम उपन्यास, अब उपन्यासकार के बारे में पूछ लिया जाए। तो श्रद्धाराम फुलौरी, श्रीनिवास दास, किशोरीलाल वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद। सही जवाब है श्रीनिवास दास। अब हम आज के जो भी लाइव टेस्ट चल रहा है उसके काउंटडाउन पे चल रहे हैं, आखिरी चरणों में है। निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। ऑप्शन जल्दी से आप लोग देखिए, हरिया हरकुलिस की हैरानी, कसब, सोना माटी, कौन हूं मैं। इसका जो सही जवाब है वह है 146 का सही जवाब सी आंसर है सोना माटी, जो कि मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। बाकी जितनी भी रचनाएं वो सब इनकी हैं, तो ये ध्यान में रखिए। हो सकता है कभी पूछ ले कौन हूं मैं किसकी रचना है, मनोहर श्याम जोशी की। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। एक ऐसा युग्म है जो कि अशुद्ध है, हमें बताना है। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, अंधेरे की जुगनू रांगे राघव, वे दिन निर्मल वर्मा, करवट राजेंद्र यादव। सही जवाब है करवट। करवट किसका है? यह है अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला प्रश्न, अधोलिखित में एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है, अब वो कौन सा है बताना है। मछली मरी हुई, वह अपना चेहरा, सात नदियां एक समुंदर, टेराकोटा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है सात नदियां एक समुंदर, नासिरा शर्मा। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है? प्रश्न देखिए, रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान, हो सकता है कि कभी आगामी परीक्षाओं में पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर बांग्लादेश लिख दे, तो वो भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो किस उपन्यास में है? मैला आंचल, दीर्घ तपा, पलटू बाबूराम, बाबू रोड,
जुलूस। तो इसका जो सही जवाब है वो है जुलूस में दारुण दशा का चित्रण किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन किसका है? अब जानते हैं कि प्रेमचंद पे सर्वाधिक काम करने वाले आलोचक का नाम है रामविलास शर्मा, लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, तो इस प्रश्न का सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। ठीक है। और एक इनका ये भी कोटेशन है कि अगर उत्तर भारत को देखना हो तो प्रेमचंद की अंगुली पकड़कर आप उनकी चलते रहिए, रचनाओं को पढ़ते रहिए, उत्तर भारत को आसानी से समझ जाएंगे। तो इस तरह से हमने कुल लगभग 120 प्रश्नों को देखा और समय भी काफ़ी ले लिया, और सभी लोग अभी तक जुड़े हुए थे, इसके लिए मैं हृदय से